वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, बिहार पीसीएस की मुख्य परीक्षा जिसमें कि सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हो चुका है और उसकी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का, अगर आपने इसे हल किया है, आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो भी ये आपके काम का है। इससे आप अपनी कमियों को पहचान सकते हैं। और जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा नहीं दी है और आगे देने का विचार है, मतलब इस परीक्षा को आप उत्तीर्ण करेंगे, उसके बाद साक्षात्कार होगा, तो इस क्रम में अगर आप आना चाहते हैं तो आप इसे देखें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी का ये जो प्रश्न पत्र है ये 3 घंटे का होता है। पूर्णांक आपका 100 होता है, 100 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 100 में आपको अधिकतम अर्जित करने हैं। अनुदेश वही है जो पुराने थे, मतलब अंक और पूर्णांक ये द्योतक हैं, मतलब दिए हुए हैं पहले से, तो आपको पता है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, कोई भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते और अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। कोई किताबी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है। सरल भाषा जो सुबोध भाषा है उसका प्रयोग आपको करना है। और इसके साथ साथ देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न निबंध का है। 500 शब्दों के आसपास रह के, यानी 500 शब्दों के लगभग भीतर ही रह के आपको एक निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों का निबंध लिखना है और इसके लिए आपको 30 नंबर मिलेगा। तो ये फायदे का सौदा है। कम लिखकर आप ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। और निबंध भी कुछ ऐसे नहीं है कि आप उन्हें नहीं कर सकते हैं। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की निबंधों की प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा तो ये सारे टॉपिक उसमें करवाए गए हैं, मतलब उन पर वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। आपको अप्रोच बताया गया है कि कैसे आपको दृष्टिकोण रखना है लिखते वक्त। और ये सारे ही शीर्षक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान है, लोकतंत्र वाला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या सोशल मीडिया पे हमने कई सारे निबंध करवाए हैं। भारत में खेलों का भविष्य और स्वस्थ भारत, लगभग सारे टॉपिक यहाँ से कवर होते हैं। तो एक बार उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। इससे आपको जो भविष्य की परीक्षा आपकी है उसमें भी काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। तो ये निबंध के लिए आप कर सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है उतना ही आप फॉलो कर लीजिए तो भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी और कुछ बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो निबंध का तो आप ऐसे करेंगे। और निबंध लिखने का एक तरीका होता है, किसी एक को आपको लिखना है तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे, मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान आपको लिखना है, मतलब इस पर आप लिखने में अच्छे से सक्षम हैं। ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा टॉपिक आपको आ रहे हों और अच्छे लग रहे हों, तो उसमें लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि किसको लिखें कि ज़्यादा नंबर मिले। तो आप ये समझ लीजिए कि शुरू से लेकर अंत तक जिस विषय को आप बहुत बढ़िया से निभा पाएँ, जिसमें कि आप जितना शुरुआत में अच्छा लिख पा रहे हैं उतना ही उपसंहार करते वक्त भी आप बेहतर लिख पाएँ और अच्छे अच्छे तथ्यों को उसमें शामिल कर पाएँ, उसी विषय को उठाना चाहिए। चाहे वो कितना भी घिसा हुआ विषय क्यों ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बेहतर लिखना है। और एक बार जब आपने विषय चुन लिया तो उसके बाद आपको प्रारूप बना लेना चाहिए। एक ढांचा तैयार करना है और उसी ढांचे के हिसाब से आपको चलना है। जैसे कोई भी आप काम करते हैं तो उसकी योजना तैयार करते हैं। बिना योजना बनाए, बिना प्लानिंग किए, स्ट्रैटेजी तैयार किए आपको काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो काम बेहतर ढंग से हो भी नहीं पाता, अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो निबंध के लिए भी वही करना है। आपको पहले ड्राफ्टिंग करनी है, प्रारूप तैयार करिए, ढांचा बना लीजिए। उसमें देखिए कि प्रस्तावना में आप क्या क्या लिखने वाले हैं। मेन बॉडी जो है, मुख्य भाग है, उसमें आप किन चीज़ों को शामिल करेंगे, किन बिंदुओं के सहारे आप आगे बढ़ेंगे, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में आप क्या चीज़ें लिखेंगे और उपसंहार में कैसी सलाह देंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही तय करके रफ एरिया में एक आपको प्रारूप बनाना है और उसके बाद उसी के आधार पर जो फेयर है, फ्रंट है, वहाँ पर लिखना है। तो निबंध को लिखने का यही सही तरीका है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं और यहाँ एक गद्यांश आपको दिया हुआ है। इसका आपको शीर्षक बताना है और शीर्षक बताने के साथ साथ 1/3 शब्दों में सारांश लिखना है। सार लिखना है, मतलब समरी लिखनी है, सारांश लिखना है। तो शीर्षक आप तभी बता पाएंगे जब बेहतर ढंग से इसको पढ़ेंगे। हालांकि गद्यांश लंबा तो है पर बहुत उलझा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात और है, शीर्षक खोजने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको गद्य को बार बार पढ़ना होता है। एक बार पढ़ने से काम नहीं बनता है। जब आप 2 से 3 बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें से बेहतर निष्कर्ष आपसे निकलता है। और शीर्षक हमेशा छोटा रखिए। 1 शब्द का रहे तो बहुत अच्छा, और नहीं तो अधिकतम 3 शब्द, और बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है तो 4 से 5 शब्द, लेकिन वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर मामलों में 1 से 2 शब्द का शीर्षक आपको मिल जाता है अगर आप प्रयत्न करें तो। तो यहाँ आप देखें इस पैराग्राफ को, इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य उत्सव प्रिय होता है। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं, यानी सभी मनुष्यों की बात हो रही है। तो ठीक है, खुशी मनाना सभी को पसंद है। उत्सव क्या है? ये खुशी का साधन है। हम लोग पैसे खर्च करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो क्या है? खुशी बटोरने के लिए ही होता है। तो खुशी चाहिए होती है। मन जैसे अच्छा महसूस करे, दिमाग को जैसे रिलैक्स महसूस हो, अच्छा महसूस हो, प्रसन्नता हो, इंसान वही करना चाहता है। तो उत्सव प्रिय इसीलिए होता है।
उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, और यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करता है। और आवश्यकता कौन सी? अंत में वो प्रसन्नता की खोज करता है। पैसा भी कमाता है तो उसमें भी अपनी खुशी ढूंढता है कि इतना पैसा हम कमा लेंगे तो हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं और हमारे अपनों की जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी रहेगी, तो हम एकदम से चैन की बंशी बजाएंगे, यानी खुश रहेंगे। तो अंत में जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रसन्नता पर आकर टिक जाती हैं। कोई संतुष्ट मनुष्य है, प्रसन्न है, तो उसके पास सब कुछ है, भले ही वो कंगाल हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो आजीवन प्रयास करता है और इसमें भी वो अपनी खुशी ढूंढता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को सुख होता है। मान लीजिए कि आप एसडीएम बनना चाहते हैं, आप बन गए, अपने माता पिता को आपने एक बेहतर जीवन दिया, जितनी जिंदगी भर उन्होंने अभाव झेले थे वो अभाव आपने एक झटके में दूर कर दिए, उन्हें दुनिया भर की खुशी दे दी, उनके बुढ़ापे को संवार दिया। तो ये सारी चीज़ें करके आपको क्या होगा? बहुत खुशी होगी। तो यही वाली प्रसन्नता तो आप चाहते हैं। तो बस इंसान की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, ये स्वाभाविक गुण है। जैसे हर जीव का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है और हर जीव आराम चाहता है, निश्चिंतता चाहता है। किसी भी बाहर घूमने वाले जीव को, जैसे कि एक सड़क का कुत्ता है, उसको भी आप एक आश्रय दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा। तो आदमी क्या चाहता है? आराम चाहता है, मानसिक शांति चाहता है, और उसके लिए वो क्या करता है? आजीवन प्रयास करता है। पर उस सुख और उत्सव के इस आनंद में बड़ा अंतर है। वो वाला जो सुख है ना, आवश्यकता की पूर्ति वाला सुख, और उत्सव का जो आनंद है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। आवश्यकता अभाव को सूचित करती है। आवश्यकता आपको है, इसका मतलब है कि उस चीज़ की आपके पास कमी है। आप एसडीएम बनना चाहते हैं, इसका मतलब है कि एक अच्छी गजटेड जॉब आपके पास नहीं है। तो उस अभाव को आप पूरा करना चाहते हैं, उस अभाव को आप खालीपन को भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो यही कहा गया कि आवश्यकता जो है वो अभाव को सूचित करती है। इससे ये जाहिर होता है कि हमें किसी बात की कमी है। जैसा आपको बताया, मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि उसे अब और कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अभी आप ये सोच रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग हो जाए, आपको एक बेहतर जॉब मिल जाए, मतलब जो आप चाहते हैं, आपका सपना साकार हो जाए, लेकिन वो मिल जाएगा तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप इच्छा विहीन हो जाएंगे। उसके बाद आपके दिमाग में चलता रहेगा कि प्रमोशन हो जाए, बढ़िया हम बैलेंस जुटा लें, और भी न जाने क्या क्या, जितनी आपकी इच्छाएं हैं वो आगे चलती रहेंगी। ठीक, तो कुल मिलाकर आवश्यकता नहीं रह गई है ऐसा इंसान कभी कह ही नहीं सकता। मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक के बाद दूसरी वस्तु की चिंता उसे सताती ही रहती है। इसलिए एक आवश्यकता की पूर्ति से उसे जो सुख होता है वो क्षणिक होता है। वो 1 महीने टिक सकता है। आपका सिलेक्शन हुआ, आपने लिस्ट में नाम देखा, आप नाचने लगे, उसके बाद खूब खुशी मनाई, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो खुशी हमेशा टिकाऊ रहेगी। तो आपके दिमाग में चलने लगेगा, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, कैसे हम तरक्की करें, आगे कोई बढ़िया पोस्ट निकलने वाली है, उसमें हम कैसे अपनी जॉब हासिल करें। मतलब ये एसडीएम वाली जो पोस्ट है, अब कोई ऊंचा वाला भर लेते हैं, यूपीएससी भर लेते हैं, तो उससे क्या होगा? पूरे नेशनल लेवल की सर्विस हमको प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपकी इच्छाएं जो हैं वो चलती रहती हैं, ये सतत है। और आपका जो सुख है, आवश्यकता की पूर्ति से होने वाला सुख, वो क्षणिक, क्योंकि तुरंत ही दूसरी इच्छा हाजिर हो जाती है। वो कारण आपको बताया। उत्सव में क्या होता है, ये तो हमने आवश्यकता वाली प्रसन्नता की बात की। बाकी उत्सव में ये है कि हम किसी भी बात की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। आप उत्सव मना रहे हैं। दिवाली जो है वो एक त्यौहार है आपका, जो कि एक पारंपरिक त्यौहार है हिंदू धर्म में। तो उसकी आप खुशी मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो उसमें क्या है? कोई आवश्यकता आपकी नहीं है। आवश्यकता तो है ही है, ये अगर सीधे तौर पे ना भी माना जाए तो जो इनडायरेक्टली है, तो आवश्यकता ये है कि आप आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। तो आप आवश्यकता का वैसा अनुभव नहीं करते। आपके दिमाग में ये होड़ नहीं मची रहती है कि अब ये वाला दिया जला लिया, अब वो वाला मनाना है या जलाना है। तो यही नहीं, हम उस दिन अपने कामकाज छोड़कर विशुद्ध आनंद की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, यह आनंद जीवन का आनंद है, काम का आनंद नहीं। और जो जीवन का आनंद है वही वास्तविक आनंद है। उस दिन हम अपनी सारी आवश्यकताओं को भूलकर केवल मनुष्यत्व का ख्याल रखते हैं। उस दिन हम अपनी स्वार्थ चिंता छोड़ देते हैं। हालांकि जो बातें लिखी हैं वो भी 100% सही नहीं है, उसमें भी मिलावट है। मतलब असली हकीकत कुछ और है। जो त्यौहार मनाने का भी आजकल स्टैंडर्ड है ना, उसमें भी अमीर गरीब अपने हिसाब से मनाते हैं। तो आपका पड़ोसी जो है कोई बढ़िया सामान दिवाली पर ले आया, एक बढ़िया कार खरीद ले आया, उद्घाटन कर रहा है उसका, और आपके पास एक स्कूटी है, तो आपके दिमाग में खुशी थोड़ी ही होगी। आपकी आवश्यकताएं आपको खोदने लगेंगी कि भाई हमें भी इतनी मेहनत करनी है, इतना पैसा जुटाना है कि अगली बार हम भी एक चमचमाती कार ले आएँ। तो वो वाला जो आवश्यकता का जुनून है ना, इंसान का भूत, इच्छाओं का भूत, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उत्सव में भी घुस जाता है। लेकिन अगर उत्सव में हम उन चीज़ों को भूल जाएं, जो कि संभव नहीं है, भूल जाए, तो हम विशुद्ध आनंद प्राप्त करते हैं। ये बात। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि स्वार्थ चिंता छोड़कर हम उत्सव मनाते हैं, कर्तव्य भार की उपेक्षा कर देते हैं, गौरव सम्मान को भूल जाते हैं।
आमतौर पर लोग नहीं भूलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भूल जाते हैं, तो मानना चाहिए कि भूल जाते हैं। देखिए, लेखक के विचारों का आपको विरोध नहीं करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, उसी के पक्ष में रहकर सारा काम करना है। उस रोज हमारी दिनचर्या बिल्कुल नष्ट हो जाती है, व्यर्थ घूमना, व्यर्थ काम करना, व्यर्थ खा पी कर हम लोग अपने मन में ये अनुभव करते हैं कि हम लोग सच्चा आनंद पा रहे हैं, और पाते भी हैं। खुशी के लिए ही सब कुछ करते हैं और खुशी मिलती है। अब दीपावली पे ही, मतलब एक त्यौहार का आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, दिवाली पे ही आप लाखों के पटाखे फोड़ लीजिए, वो सारा जो आपका पैसा है वो क्या हुआ, जल कर राख हो गया, धुआं बन गया, लेकिन उससे आप खुशी मनाए, मतलब उसी से आपको प्रसन्नता मिली। हालांकि ये पर्यावरण के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, तो उससे उन्हें खुशी मिलती है। वो व्यर्थ का ही काम है, लेकिन प्रसन्नता दे रहा है तो लोग करते हैं। ठीक, तो सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं उत्सव से। तो ये जो गद्यांश है ये इतना लंबा था और अच्छा था, इसमें असली सुख की वजह ढूंढी जा रही थी। अब आपसे कहा गया, यहाँ ऊपर ही कह दिया गया था कि 1/3 शब्दों में सारांश कीजिए, लेकिन सारांश तो आप तब करेंगे ना जब केंद्र बिंदु इसका पता होगा। तो इसमें आप शीर्षक क्या तलाश सकते हैं? शीर्षक बहुत सारे हो सकते हैं, हर व्यक्ति का सोचने का अपना नजरिया होता है, इसीलिए परीक्षक भी यहाँ पर थोड़ा सा उदार हो जाता है। वो ये सोचता है कि हर अभ्यर्थी एक जैसा नहीं सोच सकता, बस ये है कि गद्यांश के अनुरूप होना चाहिए। तो उत्सव जीवन की प्रेरणा, उत्सव जीवन का स्रोत, ये एक सामान्य शीर्षक हुआ। बाकी सच्ची प्रसन्नता, सच्ची खुशी, ये भी एक शीर्षक हो सकता है। उत्सवों का उद्देश्य, ये भी एक शीर्षक हो सकता है। और भी आप 2-4 समझते हो, अपने हिसाब से खोज लिया हो आपने, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आप अपनी ओर से शीर्षक चुनकर बता सकते हैं अगर आप चाहें। तो चलिए, शीर्षक तो हमने खोज लिया, सारांश आपको लिखना है। तो सारांश में एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, 1/3 शब्द कहे चाहे 2/3 कहे, उससे नहीं लेना देना है, आपको छोटा लिखना है। छोटा मतलब कितना, 3-4 लाइन बस, उससे ज़्यादा ये लंबा होगा ही नहीं। आपको लाग लपेट जितना किया गया है ना, सब हटा देना है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे एक लंबी सी मूवी 3 घंटे की, आप, हालांकि 3 घंटे की फिल्में अब कम ही बनती हैं, लेकिन फिर भी 3 घंटे की मूवी आप देख कर आ रहे हैं, और उसके बाद आपका एक ऐसा दोस्त है जो कि सिनेमा हॉल तक नहीं जा पाया, मूवी अभी अभी रिलीज हुई है तो टीवी पर नहीं आ रही है। हालांकि आजकल कई सारे ऐसे पायरेसी वाले चैनल होते हैं। फिलहाल दोस्त ने आपसे पूछा कि बताओ स्टोरी क्या थी, तो आप क्या करेंगे, वो डायरेक्टर वाली जो उस पर फ्लैश आता है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और हीरो हीरोइन की पूरी लव स्टोरी बताते हुए आगे बढ़ेंगे, मतलब पूरी 3 घंटे तक उसको बाँच के सुनाएंगे? ये संभव नहीं है और ना आप ऐसा करेंगे। आप उसको सिर्फ 10 मिनट में या 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे कि पूरा जो कहानी का मकसद था वो क्या था, मतलब क्या था। ठीक, तो ये वाला काम इसमें भी करना है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये लंबा सा गद्यांश जो है ये असल में क्या है, एक फिल्म की कहानी है, स्क्रिप्ट है। अब इसे आपको एक छोटे रूप में ढालना है ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि भाई इसके अंदर है क्या। और इस पूरे काम के लिए शीर्षक ढूंढकर सारांश करने के लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं, तो आप लापरवाही से काम नहीं कर सकते। तो फिलहाल देखें, आप लिख सकते हैं कि मनुष्य उत्सव से प्रेम करता है क्योंकि उत्सव उसे प्रसन्नता देते हैं, और ये प्रसन्नता विशुद्ध होती है। इसमें आवश्यकताओं की पूर्ति से होने वाली प्रसन्नता जैसी मिलावट नहीं होती है, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति से जो प्रसन्नता होती है वो क्षणिक होती है, क्योंकि नई आवश्यकता तुरंत ही हाजिर हो जाती है। उत्सव वाली प्रसन्नता में हम बेफिक्र होकर खुशी मनाते हैं, और जितने भी व्यर्थ के काम हैं उनको भी करके अगर हमें प्रसन्नता मिलती है तो उसको भी करते हैं, और अंत में सच्ची खुशी को प्राप्त करते हैं। तो उत्सव जो है वो प्रसन्नता का स्रोत है। ऐसे करके आप सारांश कर सकते हैं। बस इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, आपको नाप कर वहाँ शब्द नहीं गिनने हैं। और कुछ लोग क्या काम करते हैं, शब्द गिनकर यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा लिखिए, छोटा लिखिए। परीक्षक को मालूम है कि कितने शब्द होने चाहिए और कितना बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए। आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिए, मतलब 3-4 लाइन या मैक्सिमम हुआ तो 5 लाइन, उससे लंबा नहीं होना चाहिए। और यही हाल संक्षेपण का भी होता है। सारांश में आप नीचे की बात को ऊपर और एक मुख्य तत्व को लिख सकते हैं, मुख्य बिंदु को खोज कर लिख सकते हैं। संक्षेपण में क्या होता है कि ऊपर की जो पंक्तियां हैं एक क्रम से आप आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि अब मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं, इस बात को आप नीचे लिखें। ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, एक सीक्वेंस में चलेंगे, और जितनी भी निकम्मी बातें हैं, फालतू की बातें हैं, उसको छांट कर बाहर कर देंगे। तो ये तो हमने गद्यांश को हल किया। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है, यहाँ से व्याकरण आरंभ होता है, अवबोधन खत्म होता है। अवबोधन में हमने गद्यांश को पढ़ा था। व्याकरण में आप देख रहे हैं कि यहाँ कई सारे अशुद्ध वाक्य हैं, गलतियाँ इसमें भर भर कर हैं, आपको छांट कर बाहर करना है और शुद्ध वाक्य लिखना है। तो पहला है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। भाई अनेक तो खुद ही बहुवचन है, इसको आप उसमें ओ की मात्रा लगाकर एक्स्ट्रा बहुवचन किस लिए बनाएंगे, ये व्यर्थ है। तो इसलिए आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऐसे बहुत सारी जो वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि आपने कर रखी होगी, सब परिचित ही है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु मतलब कोई सार्थक उद्देश्य,
और झगड़े का कोई सार्थक उद्देश्य कभी नहीं होता। झगड़ा करके किसी को कोई बढ़िया मूल्यवान चीज़ नहीं प्राप्त हो जाती। तो यहाँ आप लिखेंगे कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, और यहाँ पे लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि आप जानने की जिज्ञासा रखते हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र रहता तो आप इसे फेंक कर दुश्मन को मारते, लेकिन आप बंदूक से गोली दागते हैं, ना कि बंदूक को फेंक कर मारते हैं। तो इसलिए आप लिखेंगे कि बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। और यहाँ देखें, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर शब्द जो है वो नेगेटिव अर्थ को दर्शाता है। घनिष्ठ और घोर में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव मैनर के होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ साहित्य और जीवन का एक सकारात्मक संबंध है, दोनों मिलते हैं तो एक सार्थक उद्देश्य प्राप्त होता है। तो आप लिखेंगे कि साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। ठीक, ऐसे आप लिखेंगे। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। कसरत कोई शरीर की वर्जिश आप थोड़ी ही कर रहे हैं, आप गले से रियाज कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ या फिर मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। दोनों बात इसमें ठीक होगी, मतलब दोनों शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कई रेलवे कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें, और ये जो वाक्य है इसमें क्रम विन्यास की भी गड़बड़ी है। तो आप लिखेंगे कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये जो कई शब्द है ना, ये शुरुआत में नहीं रहेगा, तो इसका जो सीक्वेंस है उसको भी ठीक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो ज वाला है, इसमें लिखा है कि शोक है कि आपने मेरे कई पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ शोक शब्द जो है वो आमतौर पर किसी चीज़ के खो जाने से या किसी चीज़ के समाप्त हो जाने से जाहिर किया जाता है। जैसे कि कोई मर गया तो उसके लिए आप शोक जाहिर करते हैं। इसके लिए खेद शब्द ही पर्याप्त है। तो खेद है कि आपने मेरे कई पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। आप यहाँ बैठो, तो आप यहाँ बैठिए, सम्मान के साथ बोलेंगे। और बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं। तो बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। यहाँ पे पीती हैं की जगह पे पीते हैं। ये हमने वाक्य शुद्धि की, वाक्य को ठीक किया। अब इसके बाद मुहावरा और लोकोक्ति का आता है। इसमें से सिर्फ आपको 5 ही करना था, लेकिन सभी को हम देखेंगे। तो ये जो मुहावरा है, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों मिक्स है इसमें। जैसे कि पहला है अधजल गगरी छलकत जाए, ये पूरी लोकोक्ति है। मतलब ये है कि कम गुण वाला जो व्यक्ति होता है या जीव होता है वो ज़्यादा दिखावा करता है। कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, वो भी इसी के समानांतर। तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब ये कम गुण और अधिक दिखावा। वाक्य में प्रयोग आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे ही तिल का ताड़ बनाना यानी बात को बढ़ाना। कहते हैं ना कि छोटी सी बात का तिल का ताड़ आपने बना दिया। इसके बाद अगला जो आपका है वो है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, या ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो अलग विचार रखना, सबसे भिन्न विचार रखना, सबका विरोध करके चलना, ये इसका अर्थ है। आग में घी डालना यानी क्रोध को और भड़काना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिन बाद दिखना, दर्शन ही दुर्लभ होना। एक आंख से देखना यानी समानता का बर्ताव करना, सभी के साथ समान व्यवहार रखना, सभी को समानता के साथ देखना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि नष्ट हो जाना, दिमाग काम न करना। और उसके बाद आप नीचे देखें, एक और है किताब का कीड़ा होना। तो किताब का कीड़ा होना यानी बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होना। खून पसीना एक होना यानी अत्यधिक परिश्रम। और घर का भेदी लंका ढाए यानी आपसी फूट से भेद खुल जाता है। विभीषण जो है वो लंका ढाने में सपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें आपको लिखित, अब ये परिभाषा को रटना है आपको और यहाँ छापना है। तो संज्ञा के भेदों का आपको परिचय देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये थियोरेटिकल है, मतलब ये स्थिर हैं, इसमें आप रट कर जाएंगे तो ही कर सकते हैं। परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। दोनों का आपको अंतर उदाहरण के साथ यहाँ पे स्पष्ट करना है। या तो आप इसको कर लीजिए, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में नंबर लगभग ठीक ठाक मिल जाते हैं, मतलब पूरे 10 नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी अच्छे खासे मिलते हैं अगर आप ठीक ढंग से करते हैं। और ज़्यादातर अभ्यर्थी जो मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इन प्रश्नों को सही करेंगे, इन प्रश्नों में गड़बड़ नहीं करेंगे। ये सभी के लिए एक कॉमन है, तो ये चीज़ें सबको पता होती हैं, तो आप चूक नहीं सकते इससे। या फिर आपको एक काम करना है कि क्रिया की परिभाषा देनी है और उसके जितने भी प्रकार हैं, उसके जितने भी भेद होते हैं उनको उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। तो थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, क्रिया के सारे प्रकार आपको सकर्मक अकर्मक सब बताना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि कौन सी क्रिया कैसी दिखाई देती है, क्या पहचानने का तरीका होता है। वो सब कर लेंगे तो आपको 10 में से अधिकतम नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जो छठवां प्रश्न है उसको ध्यान से देखें। तो छठवें प्रश्न में आपको 2-2 पर्यायवाची लिखना है। अग्नि का पर्यायवाची क्या, अनल, पावक, धूमकेतु, वैश्वानर, तमाम है। 2 ही क्यों, आप बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही लिखिएगा जितना कहा गया है। और अमृत के लिए भी अमी, पीयूष, बहुत सारा, सुरभोग, इस तरह के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। वैसे ही आनंद का है, खुशी, प्रसन्नता। नदी का तो बहुत सारा है, सरिता, तटिनी, और बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं।
इसमें एक दो नहीं, नदी के तो अनेक हैं, और इसमें जितने भी शब्द हैं वो ऐसे कॉमन है कि आप उनके पर्यायवाची ढूंढेंगे नहीं, आराम से लिख सकते हैं। मेघ का भी वही है, बादल, जलद, जलद मतलब जल को देने वाले। वृक्ष का भी आप लिख सकते हैं, ठीक वैसे ही रात का है, गंगा का है, घर का है, पहाड़ का है, ये सारे कॉमन पर्यायवाची हैं। इसमें दो नहीं, आपके पास बहुत सारे शब्दकोश में मौजूद होंगे, उसमें से सिर्फ आपको छांट कर दो। अच्छा, एक काम इसमें ये करना होता है ना, एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता है। ये नहीं कि यहाँ लिखा है 2 और आपको आ रहा है 10 तो आपने लिख दिया। यहाँ आपको अपना ज्ञान नहीं बघारना है, सिर्फ उतना ही जितना करने के लिए कहा जाए उतना ही करना है। तो ये कुल मिलाकर है, और इसमें से भी सिर्फ 5 ही करने थे, ये आप देख रहे हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको संधि विग्रह करना है और संधि का नाम भी बताना है। सिर्फ संधि विच्छेद करके आप काम यहाँ नहीं निकाल सकते हैं, आपको उसका पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी संधि है। तो यहाँ संधि करके दिया हुआ है, विच्छेद आपको करना है। शिवालय दिया है तो शिवधनालय यानी भगवान शिव का घर, तो ये कौन सी संधि है? शिवधनालय दीर्घ संधि है, अ और आ का योग हो रहा है तो आ बन रहा है, आ की मात्रा आ रही है तो ये दीर्घ उच्चारण है, दीर्घ संधि है। वैसे ही देवेंद्र को आप देखें, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र छोटी ई से इंद्र होगा, और ये क्या है? गुण संधि है। ये जो प्रकार है ये गुण संधि का है। दिग्धन गज, दिग्गज को अगर आप तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? दिग्धन गज। यहाँ पे क के साथ हलंत रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो दिग्धन गज ये क्या है? 2 व्यंजनों का योग हो रहा है, व्यंजन संधि है, ठीक। यहाँ पे क्या? व्यंजन संधि है। और मनोरथ, मनोयोग, नीचे आप देखें और भी है, मनोविकार। इन सब का अगर आप संधि विग्रह करते हैं, माफ कीजिए संधि विच्छेद करते हैं, तो आएगा मनः, और उसके बाद रथ, योग और विकार। तो ये जो विसर्ग है ना, ये पहचान बता देता है कि यहाँ पर विसर्ग का ही लोप हुआ था। जब हम अलग अलग करते हैं तो विसर्ग हाजिर हो जाता है। तो असल में यहाँ क्या थी? विसर्ग संधि थी। इन सब में विसर्ग संधि थी। और भी हो सकते हैं इसमें, और है ही है सरोवर। अब सरोवर जो है इसको आप तोड़ेंगे तो सरहधन वर, ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। गिरीश तो इसमें आप जानते ही हैं, गिरिधन ईश हो जाएगा, यानी पर्वतों के भगवान। तो ये किसके लिए पर्यायवाची इस्तेमाल होता है, जरा बताइए, गिरीश किसको कहते हैं? तो गिरीश का आप संधि विग्रह करेंगे तो उसके बाद से पहचानेंगे ये दीर्घ संधि है, ठीक है। गिरिधन ईश, जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसमें बड़ी की मात्रा अंत में आती है, ये दीर्घ संधि है। और विद्यालय और भोजनालय का तो सिंपल है, विद्याधनालय और भोजन धनालय, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी संधि है, अभी पीछे आपने किया है इसे। तो यहाँ तक हमने किया, शिवधनालय की ही तर्ज पे ये सारे होंगे। 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, समास आपको इसका करना है, समास विग्रह नहीं करना है। समास विग्रह करके आपको दिया है, इसका समास करना है, यानी इसे एक शब्द में ढालना है और बताना है कि समास है कौन सा। तो शक्ति के अनुसार पहला क्या है? समास विग्रह करके आपको पकड़ा दिया है 2 पदों का, तो इसमें पूर्व पद है और उत्तर पद है। शक्ति के अनुसार लिखेंगे कैसे? यथाशक्ति। और यथा शब्द जितनों के साथ आए ना तो उसमें आप आंख मूंद के लगा दीजिए अव्ययी भाव। ये क्या है? अव्ययी भाव समास। 3 फलों का समाहार यानी 3 फलों का मिक्सचर, त्रिफला। और जब शुरुआत में कोई अंक आता है, संख्या आती है, तो ऐसा जो है ये किस में आता है? द्विगु समास में आता है। तो दूसरा वाला आपका त्रिफला जो है वो द्विगु समास हो जाएगा। जो ब्राह्मण न हो यानी न ब्राह्मण या अब्राह्मण, तत्पुरुष होगा, ये तत्पुरुष का ही एक प्रकार है, सीधी बात है। नील है कंठ जिसका या नीला है कंठ जिसका, ये वाला किसका होगा? नीलकंठ, इसका समास होगा, सीधी बात है। और ये जो है नीलकंठ में आप जानते हैं कि कर्मधारय समास है, ठीक है। तो कर्मधारय आप यहाँ लिखेंगे, नीला है कंठ जिसका। नीलकंठ किसको कहा जाता है? एक पक्षी का भी नाम है और भगवान शिव को कहा जाता है। हलाहल को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद है महान बलि। महान है जो बलि असल में, तो उसको क्या कहेंगे? महाबली कहेंगे। और महाबली में कर्मधारय समास है, ठीक वैसे ही जैसे नीलकंठ में था। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला वाला जो 9वां प्रश्न है, इसमें विलोम आपको लिखना है। तो इसमें शब्द दिए हैं, उसका विपरीत आपको लिखना है। तो आय का व्यय हो जाएगा, आलोक का क्या होगा? तिमिर हो जाएगा, नास्तिक का आस्तिक हो जाएगा, निराशा का आशा होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 5 ही का करना है, सभी का देख लीजिए। आदान का प्रदान होगा, आचार का अनाचार होगा, ठीक है, आचार का अनाचार होगा। अल्पायु का दीर्घायु होगा, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक होगा, अग्रज का अनुज होगा, गगन का धरा होगा, ठीक है, गगन का धरती नहीं होगा बल्कि धरा होगा। एकदम उपयुक्त शब्द के साथ मेल खाता हुआ, जैसे राइमिंग एंटोनिम्स होते हैं वैसा आपको विलोम चुनना होता है। तो ये आपने किया। इसी के साथ ये सामान्य हिंदी का आपका प्रश्न पत्र यहीं पर समाप्त होता है। कुल मिलाकर 9 प्रश्न थे और प्रश्नों का स्तर बहुत ही सामान्य था। जैसा नाम है सामान्य हिंदी, तो हिंदी से संबंधित सामान्य प्रश्न ही आपसे पूछे गए थे। तो इसमें आप ये करेंगे कि सबसे बेहतर करिए, क्योंकि बाकी जितने अभ्यर्थी हैं वो चूकेंगे नहीं। तो आपको जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। कि जनरल स्टडी के सब्जेक्ट या आपका जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल तो अब आयोग के द्वारा विस्थापित कर दिया गया, उसकी प्लानिंग अलग ही है। और वैकल्पिक विषयों का हाल या भविष्य आगे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है।
लेकिन फिर भी जितने विषय आपके हैं, जो भी आपका मेंस का सिलेबस है, उसमें आप हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नंबर आपको आयोग कितने देगा ये परीक्षक ही जानता है। आप ये सोच कर आ रहे हैं कि 2 प्रश्न हम कर देंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, या 3 प्रश्न कर देंगे, हो सकता है कि उसमें बहुत कम नंबर आपको मिल जाए। तो इसलिए सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, और मुख्य परीक्षा में वैसे भी प्रश्न छोड़ने का कोई उद्देश्य नहीं बनता। तो इसमें इतना ही।